The Third Level, and this chapter has been written by जैक फिने। तीसरा तल, और इस पाठ को लिखा है जैक फिने ने। इस कहानी में मुख्य किरदार है चार्ली। यह एक व्यक्ति है जो कि अक्सर अपने घर से और अपने ऑफिस ट्रेन के जरिए जाता रहता है, लेकिन अचानक वो इस बात से हैरानी में पड़ जाता है जब उसे स्टेशन पर तीसरा तल मिलता है। न्यूयॉर्क सिटी में लाखों हजारों लोग उस क्षेत्र से आते थे, लेकिन सभी को पता था कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही तल हैं। लेकिन चार्ली कहता है कि वो तीसरे तल से भी ट्रेन पकड़ के गया है और वह एक दुनिया, अलग ही दुनिया है। वो एक दूसरी दुनिया में वो ट्रेन हमें लेकर जाती है। तो क्या ये सभी चार्ली की इमेजिनेशंस थी, फैंटासी थी, कल्पनाएं थी, या फिर यह एक वास्तविकता थी? तो देखिए इस पाठ को और जानते हैं क्या था थर्ड लेवल में, यानी कि तीसरे स्तर में। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट देकर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके हम ये वीडियोस बनाते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की सुरंग रेल में केवल 2 ही स्तर थे, किंतु चार्ली जो कि 31 वर्ष की आयु का था, उसने एक दिन कहा कि वह तीसरे स्तर पे भी गया था। जब उसने इस बारे में अपने एक मनोचिकित्सक मित्र से बात की, उसके बारे में बताया, तो उसने कहा कि तुम जागते हुए सपना लेते हो। और उसका मित्र कहता है कि आधुनिक संसार दुख, भय, चिंता और असुरक्षा से भरा पड़ा है और इन्हीं सब से बचने के लिए ये तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं। ये सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर खुद भी उस स्थान से पूरी तरह से परिचित था। तो डॉक्टर ने कहा ये सब कुछ तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं। चार्ली के सभी दोस्त भी यही कहते हैं कि तुम इस स्थान पर खुश नहीं हो, इसलिए तुम्हारे मन की कल्पनाओं की वजह से तुम उस जगह पर पहुंच गए थे। ऐसा वास्तविकता में, यानी कि रियलिटी में कुछ भी नहीं है। परंतु चार्ली इन विचारों से सहमत नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वो सच में ही उस जगह पर गया था जिसकी अनुभूति उसने की थी। वो इन सब विचारों से इसलिए सहमत नहीं था क्योंकि इस संसार में वो शांति से रह रहा था। उसे कभी ऐसा महसूस हुआ ही नहीं कि उसे इस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। परंतु उस दिन उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये क्या घटना घटी कि वो उस स्टेशन पर तीसरे तल पर पहुंच गया और एक अलग ही दुनिया में चला गया। ये उस समय की बात है जब रात को चार्ली अपने ऑफिस में देर रात तक काम करता रहा। वह घर जाने की जल्दी में था, इसलिए उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सुरंग रेल द्वारा जाने का निश्चय किया, क्योंकि सुरंग से जाने वाली रेल तेज गति से चलती थी। उसने भूरे रंग के गैबर्डीन कपड़े का सूट तथा स्ट्रो हैट पहना हुआ था। हैट पर एक सुंदर पट्टी बनी हुई थी। जैसे ही उसने स्टेशन में एंट्री की तो वह लगभग 1 दर्जन व्यक्तियों के पास से गुजरा जो बिल्कुल चार्ली की तरह थे। और ना ही चार्ली किसी चीज़ से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, वह केवल घर पहुंचकर अपनी पत्नी लुइसा से मिलना चाहता था। चार्ली सीढ़ियां उतरते हुए पहले लेवल पर गया, यानी कि स्टेशन के पहले स्तर पर गया। तब वह कुछ और सीढ़ियां उतरकर दूसरे स्तर पर पहुंचा, जहां से उपनगरीय रेलगाड़ियां चलती थीं। किंतु जब वह सुरंग रेल मार्ग की तरफ बढ़ रहा था तो वह एक गलियारे में अपना रास्ता खो बैठता है। उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका था। एक बार वह एक सुरंग में घुस गया था जो लगभग 1 मील लंबी थी और वह रूजवेल्ट होटल के गोष्ठी कक्ष में पहुंच गया था। एक अन्य अवसर पर वह कार्यालयों वाली एक इमारत में पहुंच गया था जो स्टेशन से 3 ब्लॉक दूर थी। वह यह सोचने लग गया कि ग्रैंड सेंट्रल एक वृक्ष की तरह बढ़ रहा है, यानी कि एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, और इसमें अनेकों सुरंगें और अनेकों रास्ते मिलते जा रहे हैं, जिसमें से जड़ों की तरह नए नए गलियारे और नई नई सीढ़ियाँ बनती जा रही हैं। और ऐसे ही अनेकों बार चार्ली इन गलियारों में खो जाता था, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता था।
इस बार भी चार्ली समझ गया था कि वह एक गलत रास्ते से जा रहा है। एक गलत गलियारे में उसने प्रवेश कर लिया है। किंतु वह चलता गया। गलियारा बाईं तरफ घूमता वह नीचे की तरफ सरकता गया। वह अपने स्वयं के कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था, यानी वहाँ पर इतना सन्नाटा था, इतनी शांति थी कि उसके खुद के कदमों की आवाज़ आ रही थी। उसके रास्ते में कोई भी व्यक्ति नहीं आया। वह सिर्फ अकेला इस सुनसान गलियारे में आगे बढ़ता रहता है। फिर उसने कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ें सुनी। अब सुरंग तेजी से बाईं तरफ घूम गई। वह कुछ सीढ़ियाँ उतरा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर यानी कि तीसरे स्तर पर पहुंच गया। चार्ली ने देखा कि तीसरे स्तर पर हर चीज़ बहुत ही अलग तरह की थी। यहाँ कमरे छोटे थे और टिकट की जो खिड़कियाँ बनी हुई थी वो भी कम थी। फर्श पर पीतल के पीकदान यानी कि जिसमें थूका जाता है वो रखे हुए थे। रोशनियाँ मध्यम थी, बहुत ही डिम लाइट थी। वे टिमटिमा रही थी क्योंकि वो गैस से चलने वाली लाइट्स थीं जो कि किसी पुराने ज़माने की लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह इतिहास में कभी बहुत साल पहले वापस आ गया हो। स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसे वस्त्र पहने हुए थे जो 1890 वाले वर्षों में पहने जाते थे। लोगों ने दाढ़ियाँ, गलमुच्छे और अजीब सी मूछें रखी हुई थी। एक बहुत छोटा सा भाप से चलने वाला रेल का इंजन पास आता है, यानी उस स्टेशन पर जो रेल आई वो भी पुराने ज़माने की थी जो कि भाप के इंजन से चल रही थी। वहाँ समाचार पत्र बेचने वाला एक लड़का था जिसके पास एक ऐसे समाचार पत्र द विल्ड की प्रतियां थी यानी कॉपियां थी जो कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था। वह समाचार पत्र 11 जून 1894 का प्रकाशन था। चार्ली टिकट खिड़कियों की तरफ घूमता है और ये सभी चीज़ें देखकर वो बड़ा ही हैरान हो जाता है। उसे पता लगा कि वह वहाँ से संयुक्त राज्य यानी कि अमेरिका के किसी भी स्थान के लिए टिकटें खरीद सकता था। उसने गेलबर्ग जाने के लिए 2 टिकटें खरीदने की सोची जहां वह अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता था। परंतु जब क्लर्क ने चार्ली के हाथ में पकड़े हुए नोटों को देखा तो वह बोला, श्रीमान जी, ये पैसे नहीं हैं। क्लर्क के पास में पड़े हुए नकदी के गल्ले को देखा। उसमें पुराने समय में चलने वाले नोट पड़े हुए थे। वे देखने में अलग लग रहे थे, अजीब लग रहे थे। वे चार्ली के हाथ में पकड़े हुए नोटों से 1.5 गुना बड़े थे। क्लर्क ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। चार्ली एकदम से घूम गया और तेज़ी से बाहर निकला। अगले दिन चार्ली ने बैंक से $300 निकलवाए और पुराने समय वाले नोट खरीदे। उसे इसके लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़े। उसे $300 के बदले पुराने समय वाले $200 से भी कम मिले। उसके बाद चार्ली ने काफ़ी बार उस गलियारे को ढूंढने की कोशिश की ताकि वो उस जगह पर फिर से जा सके, परंतु वो हर बार असफल रहा। उसे फिर से वो गलियारा नहीं मिला। जब उसने ये सभी बातें अपनी पत्नी को बताई, उसकी पत्नी चिंता में पड़ गई और वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके पति को वो गलियारा फिर से मिले। और अंत में चार्ली ने उस गलियारे की खोज करनी भी बंद कर दी। किंतु अक्सर वह अपने मित्र सैम विनर को गेल्सबर्ग की सुंदरताओं के बारे में बताता था कि किस प्रकार इतना सुंदर दृश्य उसने देखा था जो कि एक पुराने ज़माने का था, एक पुराने इतिहास का था। अब चार्ली ने उन स्टैंपों पर ध्यान देना शुरू किया जो उसके दादा ने इकट्ठी की हुई थी, जो कि फर्स्ट डे कवर की थी। फर्स्ट डे कवर का अर्थ होता है जब कोई ऐसी स्टैंप जो कि नई जारी की गई है, नई ही लागू की गई है, तो उन स्टैंप को कुछ लोग पहले ही इकट्ठे कर लेते हैं, यानी कि पहले ही खरीद लेते हैं। वे उन्हें स्टैंप बिक्री के पहले दिन ही स्वयं को लिफाफे में भेजने के लिए प्रयोग में लाते हैं और डाक खाने की मुहर उनकी सही तारीख को बता देती है। ऐसे लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। उन्हें कभी खोला नहीं जाता क्योंकि उनमें तो कोरा कागज ही पड़ा होता है, लेकिन इससे डेट के बारे में यानी तारीख के बारे में सही से पता लगाया जा सकता है कि वो कब की है। एक रात चार्ली अपनी सभी पुरानी फर्स्ट डे कवरों को देख रहा था, तभी वो हैरान हो जाता है। जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर वो चकित रह जाता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनमें उसे एक फर्स्ट डे कवर मिला
जो कि उसके दादा को डाक द्वारा गेल्सबर्ग के उसके घर के पते पर भेजा गया था, यानी कि गेल्सबर्ग यानी जहाँ पर चार्ली रहता है, इस पते के लिए एक डाक आया हुआ था। चार्ली को याद नहीं आया कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। ये डाक नई थी। उस पर लगी डाक मुहर 18 जुलाई 1894 की तारीख दिखा रही थी, परंतु इसके अंदर जो रखा हुआ कागज़ था वह भी कोरा नहीं था। उस पर लिखा हुआ था। जब वह उसे पढ़ता है और वो पढ़ के काफ़ी हैरान हो जाता है, असमंजस में पड़ जाता है। यह पर्ची उसके मित्र जो कि मनोचिकित्सक था, सैम वेनर, उसके द्वारा लिखी हुई थी और इस पर्ची पर लिखा हुआ था 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, 18 जुलाई 1894। उसने लिखा था, चार्ली तुम सही थे तथा सच है, मैंने तीसरा तल ढूंढ लिया है। मुझे यहाँ आए 2 हफ्ते हो गए हैं और बिल्कुल इसी समय गली में कोई पियानो बजा रहा है और वे सब मिलकर गा रहे हैं, चार्ली और लुइसा वापस आ जाओ, ध्यान से देखते रहो और ढूंढो जब तक कि तुम्हें तीसरा स्तर मिल नहीं जाता। मेरा विश्वास करो, सैम। बाद में चार्ली को पता चलता है कि सैम यानी कि उसके मनोचिकित्सक दोस्त ने खजाने से पुरानी मुद्रा के $800 खरीदे थे, यानी कि उसने भी पुराने समय की मुद्रा खरीदी थी। चार्ली ने सोचा कि उससे सैम भूसे और अनाज का छोटा सा व्यापार शुरू कर सकता था, जो कि उससे बहुत पसंद था। 1894 के गेल्सबर्ग में उसका पुराना धंधा किसी काम का नहीं था, क्योंकि वह एक मनोचिकित्सक था और उस ज़माने में मनोचिकित्सक के बारे में कोई ख्याल भी नहीं करता था।